ये 12th का हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में खत्म हो जाएगा। बहुत छोटा चैप्टर है, इसको एमपी बोर्ड से हटा दिया गया है। इस चैप्टर से कभी कभार एक आध क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर के 2 टाइप्स हैं। पहला टाइप हम पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर में, सेकेंड टाइप हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर में। तो एमपी गवर्नमेंट ने बहुत स्टाइल के साथ एमपी बोर्ड ने इस चैप्टर को रिमूव कर दिया है 12th से। उसको ऐसा लगता है कि टीचर और बच्चे बेवकूफ हैं कि टीचर पढ़ाएगा नहीं, बच्चों को टेंशन कम होगी। पहली बात, इस चैप्टर का जो जो चीजें हैं ना, आधी चीजें सेकंड चैप्टर में, आधी चीजें थर्ड चैप्टर में, तो रिमूव करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो नंबर ऑफ चैप्टर कम किया जिससे बच्चों को थोड़ा सा संतुष्टि मिले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इस चैप्टर की सारी चीजें क्या है सेकंड और थर्ड चैप्टर में। ध्यान से सुनोगे, इसका रीजन ये है कि यदि तुम लोग दिमाग में प्रेशर लेके सुनोगे ना तो याद करने में मुश्किल होगी। यदि तुम लोग ये सोचो कि ये चैप्टर बहुत इजी है, इजी मान के सुनोगे ना, तो घर में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा थोड़ा शॉर्ट रिवीजन कर लोगे तो काम हो जाएगा। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th का पहला चैप्टर। ये कंटिन्यू चलता रहेगा, बहुत डीप में चलेगा, क्योंकि तुम लोगों को अभी कोई ऐसी जल्दी नहीं है, आराम से चलेगा। क्योंकि अब देखो, तुम लोग भी इंसान हो, इतना लोड नहीं झेल पाओगे, तो आराम से इस चैप्टर को चलते देंगे, है ना। तो इसका नीट में कभी कभार 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बाकी हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट है वो सेकंड चैप्टर 12th का, थर्ड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट जो इसी से रिलेटेड है। क्लियर? तो जैसा यहाँ पे हमारे 12th के पहले चैप्टर का नाम है, 12th के हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है बेटा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। पहले चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और हमारे वर्ल्ड में टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है 1.7 to 1.8 मिलियन, 17 से 18 लाख टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किए जा चुके हैं पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में। और आपको पता है कि हमारी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। जल्दी जाओ या बैठ जाओ। हमारे मतलब आगे की जनरेशन को बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत मस्ट है। बिना रिप्रोडक्शन आगे जनरेशन बढ़ना इम्पॉसिबल है। और आपको मैं बताऊं, बायोलॉजी का मोर देन पार्ट इसी पे कवर्ड है, रिप्रोडक्शन पे। चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो लिविंग हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी जनरेशन को आगे कंटिन्यू बढ़ाने के लिए किस पे डिपेंड करता है? रिप्रोडक्शन। यदि रिप्रोडक्शन किसी में नहीं होता तो उसकी जनरेशन आगे नहीं बढ़ पाती। अब रिप्रोडक्शन के लिए ये जरूरी नहीं है कि 2 पेरेंट्स हो, कभी कभी रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट्स में भी हो जाता है। जैसे यदि हम डबल पेरेंट्स की बात करें तो हम लोग मम्मी पापा के वजह से आए हैं, तो मम्मी और पापा डबल पेरेंट्स हो गए। सिंगल पेरेंट्स की यदि हम बात करें, जैसे मान लो गुलाब का पेड़ हो गया, अमीबा हो गया, इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंगल पेरेंट्स होते हैं। सिंगल पेरेंट्स होगा तो क्या होगा, डबल पेरेंट्स होगा तो क्या होगा, कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन होगा, पूरा इसमें हमको पढ़ना है। और एक चीज, रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम सबका लाइफ स्पैन फिक्स है। भगवान में, गॉड में रिप्रोडक्शन नहीं होता। अल्लाह में रिप्रोडक्शन, जितने भगवान आज हम कुछ सालों पहले सुने थे उतने ही हैं। गणेश जी की शादी हुई ना सिद्धि बुद्धि से? हुई? जितने बच्चे पता नहीं। मतलब जितने भगवान हमने सुना था कुछ सालों पहले उतने ही आज हैं। लेकिन हम लोगों में ऐसा है क्या? कंटिन्यू बढ़ती रहती है, क्योंकि वो अमर है ना, वो मर ही नहीं रहे। तो यदि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मर रहा, तो यदि उसके बच्चे नहीं भी आएंगे तो चलेगा। हम लोगों में डेथ होती है तो जनरेशन को बढ़ाने के लिए चाहिए, समझ गए ना। तो चलो इसको अपन देखेंगे। रिप्रोडक्शन में मैंने क्या बोला, रिप्रोडक्शन इसलिए होना जरूरी है क्योंकि हमको आगे की जनरेशन बढ़ाना है। और आगे की जनरेशन बढ़ाना इसलिए जरूरी है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक लाइफ साइकिल, लाइफ स्पैन फिक्स रहता है।
हम लोग 70-80 साल में डेथ होता है। कोई प्लांट देख लो, सबका एक लाइफ स्पैन फिक्स रहता है, एक टाइम बाद वो एजिंग आएगी, बुढ़ा होगा और मर जाएगा, सब में फिक्स है। तो इस चैप्टर की हम पहला क्वेश्चन की डायरेक्ट अपन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है, मतलब हम कितने दिन जिंदा रहते हैं। तो जिस दिन हम पैदा हुए हैं उस दिन से उसके डेथ तक का जो टाइम ड्यूरेशन है वो क्या होता है, लाइफ स्पैन। याद रहेगा क्या होता है, द पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन बर्थ टू दी नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। नेचुरल डेथ होना चाहिए, पता चले पापा ने कुछ बोल दिया, मर गए, जहर खा लिए, सुसाइड कर लिए, इस तरह की डेथ नहीं, वो नेचुरल डेथ नहीं है। नेचुरल डेथ मतलब बिना किसी बीमारी के, बिना एक्सीडेंट के, बिना किसी रीजन के नेचुरली जो डेथ होती है वो होता है क्या, लाइफ स्पैन। यदि हम बात करें कोई बच्चे की एक्सीडेंट में 20 साल में मौत हो गई तो वो ह्यूमंस का लाइफ स्पैन नहीं है, वो तो ऐसे डेथ हुआ ना। क्योंकि जो लाइफ स्पैन होता है हर स्पीसीज का होता है। जैसे हम लोगों का लाइफ स्पैन 80 साल है, मतलब हम लगभग 80 साल बाद, अब कोई 80 से 90 भी जीता है, 100 भी जीता है, कोई 60 में भी चला जाता है। तो हम एक लाइफ स्पैन का एवरेज मान के चलते हैं। ऐसे अलग अलग है, मतलब यहाँ पे देखो लाइफ स्पैन यदि हम पैरेट की बात करें तो 140 साल तक तोता जीता है। कितना, तोता 140 साल तक जीता है। और यहीं पे यदि कौवे की बात करोगे, कौवा होता है ना, वो सिर्फ 15 साल जीता है। यहां से एक चीज अपने को समझ में आता है कि जो लाइफ स्पैन होता है ना वो बॉडी के साइज पे डिपेंड नहीं करता। पूछो क्यों, क्योंकि तोता और कौवा लगभग बॉडी का साइज इक्वल होता है, थोड़ा सा लगभग मैं बोल रहा हूं ना, लगभग दोनों का साइज इक्वल होता है। फिर भी देखो ना उनकी लाइफ स्पैन में कितना फर्क हो गया, उनमें भी पहचान सकते हैं, बताएंगे अभी। हाँ, हार्ड हो जाएंगे, प्लांट का स्टेम वगैरह पहचान सकते हैं अपन। फिर देखो हम थर्ड नंबर बात करें, मैंगो। मैंगो 108 से 200 या 100 से 200 साल तक जीता है मैंगो। लेकिन यहीं पे यदि आप बरगद या पीपल की बात करोगे तो 500 के समथिंग जीता है। पीपल ट्री लो 900 से 1500, पीपल लगभग मैंगो के ही साइज का रहता है ना उसका पेड़ लगभग। लेकिन देखो लगभग हर बार बोल रहा हूं, समझ नहीं पा रहे जी तुम, क्योंकि एकदम नापने पे तुल गए हो एकदम। फिर हाथी देखो, हाथी 48 ईयर। यदि साइज पे डिपेंड करे तो इतना बड़ा साइज है, ज्यादा जीना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कुत्ते की बात करें 10 से 13, गुलाब की बात करें तो 7 से 8। इस तरह के आपके एनसीईआरटी के पहले वाले पेज में और 2-4 दिए हुए हैं तो उसको कंप्लीट कर लेना। कछुआ 200 साल, धान दिया है 40 डेज, बटरफ्लाई दिया हुआ है 7 वीक के अप्रोक्स, तो नहीं 7 डेज के अप्रोक्स, तो इसको देख लेना है ना, वहां से आ जाएगा। अब हम देखेंगे बेटा रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन देखिए। रिप्रोडक्शन क्या होता है तो समझिएगा, प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग, नए बच्चे पैदा करने की जो एबिलिटी होती है वो रिप्रोडक्शन होता है। हेलो, प्रोड्यूस द एबिलिटी ऑफ प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। यहाँ पे लिखा है रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस क्यों बोला है, क्योंकि यदि आप सोचो कि चलो हम एक चेयर ले लेते हैं और उसकी शादी किसी दूसरे चेयर से करा देते हैं, दोनों को एक रूम में रख देते हैं, 9 महीने बाद जाएंगे शायद 3 चेयर हो जाए, ऐसा होगा क्या? क्यों नहीं होगा? वहां पे रिप्रोडक्शन वहां होगा जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होगी। यदि अपन लोगों में भी नॉन लिविंग हो जाए या डेथ हो जाए तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा। मतलब रिप्रोडक्शन होने के लिए मस्ट है क्या? जिंदा होना चाहिए। बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन न्यू इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। मतलब उनके पेरेंट्स मिलके कोई नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करे, वही प्रोसेस क्या होती है? रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में आपको याद रखना है कि द एबिलिटी ऑफ प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, बट यहाँ पे हमको हर शब्द को बहुत गहराई से समझते हुए पढ़ना है। समझ गए? क्लियर? अब हम बात करेंगे बेटा एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन?
तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, रोल इन सिंगल पेरेंट्स, मतलब सिंगल पेरेंट्स होना चाहिए, और यहाँ पे विदाउट फर्टिलाइजेशन, यहाँ फर्टिलाइजेशन ना हो, विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड मियोसिस भी ना हो। ये वाला जो है ये होना चाहिए विद फर्टिलाइजेशन एंड मियोसिस। देखिए जो अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये होता है सिंगल पेरेंट्स के बीच में। कहां होता है, सिंगल पेरेंट्स के बीच में, और उसके पास क्या होना चाहिए, फर्टिलाइजेशन एंड मियोसिस। मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, आप लोगों को सुन के नोट कर लेना है घर से, मैं एक साथ बोल रहा हूं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस रोल इन सिंगल पेरेंट्स प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड मियोसिस इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो मैं बोल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको घर से लिख लेना। एक बार फिर रिपीट कर दूं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, रोल ऑफ सिंगल पेरेंट्स प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड मियोसिस इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो रोल इन डबल पेरेंट्स प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड मियोसिस इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब दो लोग मिलकर यदि न्यू ऑफस्प्रिंग बना रहे हैं तो उसको बोलेंगे सेक्सुअल, और कोई एक पेरेंट्स बना रहा है तो उसको बोलेंगे एसेक्सुअल। एग्जाम्पल बात कर लेते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल तो ह्यूमंस ही हो गए, गाय हो गई, बकरी हो गई, घोड़ा हो गया, गधा हो गया, हाथी हो गया, ऊंट हो गया, डैश डैश। जहां जोड़े में होते हैं वो ले दे के जिनकी वो सब क्या होंगे, जिनकी नहीं होती, जैसे बेशरम, बेसन का पेड़ होता है, और अमीबा, पैरामीशियम, आलू, गन्ना, अदरक, हल्दी। अब अपन देख लेते हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ एग्जाम्पल। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, एक बार देख लो पढ़ के। तो क्या लिखा हुआ है, it is a biological process in which new offspring are produced without fertilization and meiosis with role in single parents is called sexual reproduction. asexual, हाँ ठीक है ना, asexual reproduction ठीक है। इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, अमीबा, पैरामीशियम, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट, आपने 10th के एग्जाम में अमीबा का पढ़ा होगा ना, ऐसा करके कुछ 10th क्लास में पढ़े होंगे। फिर इन एल्गी एंड फंजाई, जूस्पोर, क्लेमाइडोस्पोर, क्लेमाइडोमोनाज और जूस्पोर और क्लेमाइडोमोनाज, ये पढ़े हो, क्लेमाइडोमोनाज और जूस्पोर। 12th की एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा। ये याद रखो कि एल्गी और फंजाई में भी कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पे क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में रनर एंड ऑक्जेलिस, रनर एंड ऑक्जेलिस, ऑक्जेलिस मतलब वो देखते हो घास वगैरह, दूब घास देखते हो, दूब घास की शादी नहीं होती, वो डायरेक्ट जहां पे टच होती है ना वहीं से पेड़ निकल जाता है। अरे यार जैसे ये पत्ती मत्ती है ना, ये पत्ती मत्ती है ना, यदि इसका स्टेम यहाँ पे छू गया ना तो यहीं से जड़ निकल जाएगी। दूब घास ना, वही तो बोल रहा हूँ है ना, ये यहां से यहीं से जड़ निकल जाएगी। तो इस तरह के एग्जांपल्स जिनमें क्या होता है, सिंगल पेरेंट्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एग्जांपल देखो, ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं, एसेक्सुअल के। जैसे मान लो कि ये आपने देखे होंगे, ये अमोइबा है, क्या ये अमोइबा है। अमोइबा में आप देखिए यहाँ पे डिवीजन हुआ डायरेक्ट, यहाँ पे दो डॉटर सेल मिल गए बने, जिनको हम बोलते हैं एमाइटोसिस। क्या बोलते हैं, ना तो यहाँ मियोसिस हुआ ना माइटोसिस हुआ, डायरेक्ट क्या हुआ यहाँ पे, एमाइटोसिस। क्लियर, ये हो गया बाइनरी फ्यूजन के थ्रू होता है। फिर यहाँ पे आप देखिए ना, सुनिए, यहाँ पे जूस्पोर इन क्लेमाइडोमोनास, ये नीट वालों का फेवरेट है। मतलब कि ये पूरी की पूरी बॉडी है, ये पूरी बॉडी है। इस बॉडी में आप देखो यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, देखो दिख रहा है, ये इनमें से ये स्ट्रक्चर बाहर निकला, ये बाहर ऊपर गए, उनमें से जो स्ट्रक्चर एक जमीन पे गिर जाएगा वो नया क्लेमाइडोमोनास बना देगा। क्या बना देगा, नया क्लेमाइडोमोनास बना दिया। तो यहाँ रिप्रोडक्शन हुआ क्या, नहीं हुआ, फिर भी तो बना ना।
फिर आएगा ये, अभी इसी साल एग्जाम में आया था, इसी साल 2022 में 17 जुलाई को एग्जाम में आया यही वाला, सही बोला हूं नहीं? ये है कोनिडिया ऑफ पेनिसिलिन। ये पूरी की पूरी बॉडी क्या है? पेनिसिलिन है। क्या है? पेनिसिलिन। इस पेनिसिलिन में ये जो ऊपर स्ट्रक्चर है ना गोल गोल, ये कोनिडिया है। क्या है? यदि ये कोनिडिया का एक टुकड़ा नीचे जमीन में गिर जाएगा ना तो पूरा का पूरा न्यू बॉडी बना देगा। यहाँ भी क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, सिंगल पेरेंट्स। ये भी। फिर ये होता है जेम्यूल इन स्पॉन्ज। ये जेम्यूल है। क्या है? जेम्यूल। तो यहां से भी क्या होगा, यदि ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है ना ये बाहर निकलेगी ना तो पूरा का पूरा न्यू बना देगी। इसके बाद यदि हम बात करें बडिंग इन ईस्ट, ईस्ट में देखो पेरेंटल सेल है, यहाँ पे थोड़ा सा उभार निकला, ये उभार, ये बड़ा, ये जो टूट के जमीन में गिरेगा तो न्यू बना देगा, न्यू ईस्ट बना देगा। फिर हाइड्रा, ये हाइड्रा है, तो हाइड्रा की पूरी बॉडी है, इनमें से ये देखो बर्ड से निकला है और इतना बार जैसे टूट के जमीन में जाएगा ना तो ये न्यू हाइड्रा बना देगा। तो इन किसी भी, ये सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पल सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे तुम्हारे कॉपी में नोट होने चाहिए। सारे डायग्राम बनाने हैं कॉपी में, और भरोसा करो यहां से इस पेज से, सिर्फ इस पेज से एक क्वेश्चन नीट में कंफर्म। इस साल ये पूछा है, अगले साल या तो ये फेवरेट है। समझ गए? तो हमको इन दोनों पे डिपेंडेंट नहीं रहना, इनको भी याद कर लेने हैं। इन पूरे पेज से एक क्वेश्चन कंफर्म है, हर साल आता है। पिछले साल 2021 में क्या आया था? 21 में पूछा गया था ये, तो मैंने उनको बच्चों को बोला था कि इस साल ये आएगा, आई गया। कभी कभी ऐसा होता है, तो हो सकता है ये, और हो सकता है या तो रिपीट कर दे या तो ये पूछ ले, ज्यादा चांस इसके हैं। स्पॉन्ज इन जेमूल, याद रखिए। क्लेमाइडोमोनास में जूस्पोर, पेनिसिलियम में कोनिडिया और जेम्यूल में स्पॉन्ज। ईस्ट में बर्ड्स, हाइड्रा में बर्ड्स। ये सारे के सारे टूट के न्यू बॉडी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? न्यू बॉडी बना रहे हैं। क्लियर? अब ये आ गया थोड़ा सा उसका वेजिटेटिव वाले का। वेजिटेटिव मतलब कि ये थोड़ा बड़े प्लांट्स हो गए। कैसे हो गए? बड़े प्लांट्स हो गए। जैसे कि देखिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन एंजियोस, है ना, एंजियोस्पर्म प्लांट्स, जैसे आई ऑफ पोटैटो, मतलब जो बर्ड्स निकलता है ना आलू में, देखे होगे व्हाइट कलर का नहीं निकलता है, उसको काट के आप लगा दोगे तो नया आलू हो जाएगा। क्लियर? तो आई ऑफ पोटैटो, बल्बिल ऑफ एगेव, बल्बिल ऑफ एगेव, ये देखो ये जो उभार है न्यू प्लांट बॉडी बना देगा। फिर राइजोम ऑफ जिंजर, अदरक में राइजोम्स, ये राइजोम ऑफ जिंजर। तो यहाँ पे ये जो है ना ये इसको आप तोड़ के लगा दो, न्यू बन जाएगा। फिर लीफ बर्ड ऑफ ब्रायोफिलम, पत्ती वाला लीफ बर्ड, अरे यार यहाँ पे दिखी ना, काट के लगा दो नया पेड़ ही बन जाएगा। फिर ऑफसेट ऑफ वाटर हैंडफिश, सिंघाड़ा का पेड़ देखो पानी में रहता है, तो ये हमारा वाटर हैंडफिश, ये भी न्यू प्लांट्स बना देगा डायरेक्ट। ये एक ही पेड़ है ना, यहाँ से काट दो, ये नया बन जाएगा, ये नया बन जाएगा। जहां जहां से रूट निकले ना वहां से काट के लगा दो, नया बन जाएगा। तो ये सब में जितने एग्जाम्पल मैंने अभी देखा, इन सारे के सारे एग्जाम्पल्स में किसी की शादी सब अकेले थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टेरर ऑफ बंगाल क्या होता है? तो एक एग्जाम्पल था वाटर इस सीरिया है, वैसे वाटर इस सीरिया, एक्वाटिक प्लांट हाइंथिस, है ना। ये एक्वाटिक प्लांट होता है जो पानी में होता है, जिसको हम टेरर ऑफ, मतलब एक्वाटिक प्लांट हिंसिक जो था एक्वाटिक प्लांट, ये क्या हुआ बंगाल में इसको ले आया गया था। तो बंगाल के पानी में ये इतना ज्यादा फैल गया, ये वाटर हाइंथिस इतना ज्यादा पानी में फैल गया था कि जैसे बड़े बड़े तालाब थे ना, पूरे तालाब में ये फैल गया एकदम, पूरे के पूरे तालाब में। जैसे मान लो ये पूरा तालाब है, इस पूरे तालाब में यही फैल गया, इस पूरे तालाब में यही एकदम से फैल गया। अभी मैं तुम लोगों को डायग्राम भी दिखा दूंगा। इस पूरे तालाब में यही फैल गया। यहाँ पे बीच बीच में क्या था? पानी था। पानी आपको दिख ही नहीं रहा था। अब पानी है तो पानी में वाटर एनिमल्स भी होंगे,
पानी में वाटर एनिमल्स होंगे। तो जो वाटर हाइंथस था ना, इन्होंने क्या किया, पानी से पूरी की पूरी ऑक्सीजन को सोख लेता था। प्लांट है तो ऑक्सीजन तो चाहिए, पूरी की पूरी ऑक्सीजन सोख लेता था। तो जो इसमें एनिमल्स रहते थे, तो इन एनिमल्स की डेथ हो गई ऑक्सीजन की कमी की वजह से। और बंगाल का मछली तो मेन है खाना, सड़ी मछली, पिलपिला भात तो वहां का मेन खाना है। तो वहां पे मछलियां मर गई, तो वहां पे अकाल पड़ गया था। इसीलिए हम इसको बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल या बंगाल का अकाल। कंसीडर ऑफ द टेरर ऑफ बंगाल, इट वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बिकॉज इट द ब्यूटीफुल फ्लावर इन शेप ऑफ द लीफ। मतलब कि जो ये वाला प्लांट होता है ना, वाटर हैंथस, ये बहुत सुंदर प्लांट था। कैसा था ये? बहुत सुंदर। देख लिया नेट में, अभी मैं कल ऐड करवा दूंगा पीडीएफ में। देखो ये हो गया। अब अपना सेक्सुअल वाली कहानी खत्म। अब हम देखेंगे, मतलब ये सेक्सुअल वाली कहानी खत्म। अब देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि नेक्स्ट क्लास में, कल खत्म। तो पहला चैप्टर अपना फिनिश, अपन देखेंगे सेकेंड चैप्टर। इसमें इतना ही था, 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं बस। क्लियर?